नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर भयंकर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। असम के करीमगंज में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में एक पोलिंग अफसर को 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनों के साथ अपने एक रिश्तेदार के वहां से पकड़ा गया है। उनका ये रिश्तेदार टीएमसी का नेता है। पोलिंग अफसर रात को रिश्तेदार के घर पर ही रुका रहा। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इस पोलिंग अफसर को सस्पेंड कर दिया है। पोलिंग अफसर का नाम तपन सरकार है और उन्हें हावड़ा के सेक्टर 17 में उलुबेड़िया उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में एक नेता के घर पाई गई ईवीएम और वीवीपैट के पूरे मामले की जांच हो। चुनाव आयोग द्वारा अधिकारी को निलंबित करने और उन मशीनों का चुनाव में इस्तेमाल नहीं करने के ऐलान को लेकर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सिर्फ उन मशीनों के इस्तेमाल न करने से काम नहीं चलेगा, इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मतदान के साथ साथ झड़पों की खबरें आती रही हैं। अब बंगाल के आरामबाग सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। सुजाता मंडल ने कहा कि उन पर ईंटों से हमला किया गया है। इससे पहले सुजाता ने कहा कि बीती रात बीजेपी के गुंडों ने महिला मतदाताओं को धमकाया और प्रताड़ित किया। पश्चिम बंगाल में दोपहर 12 बजे तक 34.71% मतदान हो चुका है, तो असम में 12 बजे तक 33.18%, केरल में 31.62%, तमिलनाडु में 22.92% और पुडुचेरी में 35.71% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि डायमंड हार्बर के बूथ संख्या 54 और 54A पर सीआरपीएफ के जवानों ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उलुबेड़िया उत्तर के बूथ संख्या 44 पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने बमबाजी की है। टीएमसी ने कहा है कि मांगरहाट पश्चिम के बूथ संख्या 190 पर भी आईएसएफ के लोगों ने बमों से हमला किया। इसके अलावा टीएमसी ने कहा है कि आरामबाग के बूथ संख्या 32 और 174 पर बीजेपी के लोगों ने बिल्कुल बूथ पर आकर नारेबाजी की और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। तमिलनाडु में पहले और आखिरी चरण के मतदान के दौरान विपक्षी दल डीएमके के नेता एमके स्टैलिन ने कहा है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था विरोधी वोट है, लोग सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की खास रही वीके शशिकला का कहना है कि उनका नाम उनकी जानकारी के बिना मतदाताओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा यह अन्याय है और इसको लेकर वो दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी कि उनका नाम लिस्ट में जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में एनएसए जैसा सख्त कानून कैसे धड़ल्ले से बिना सोचे समझे लगाया जा रहा है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के अनुसार इस कानून का इस्तेमाल गौ हत्या के आरोपियों पर सामान्य कानून व्यवस्था के मामलों तक में किया गया है। पड़ताल में देखा गया है कि एनएसए के तहत की गई कार्रवाई पर हैबियस कॉर्पस के 120 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इसमें से अदालत ने 94 मामलों को सीधे खारिज कर दिया और हिरासत में लिए गए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। ये मामले 32 जिलों में आए थे। यही नहीं, अधिकतर मामलों में तो अदालतों ने ये कह दिया कि बिना सोचे समझे एनएसए लगाया गया है और अलग अलग मामलों की एफआईआर में भाषा तक कॉपी पेस्ट की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमना को भारत के अगले सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वह 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण कर लेंगे और अगले साल यानी 2022 में 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा सीजेआई एसए बोबडे ने पिछले महीने उनके नाम की सिफारिश की थी। बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 96,517 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले रविवार को 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। आज कम संख्या में मामले आने के पीछे कम टेस्टिंग भी एक कारण है। वहीं पिछले एक दिन में 445 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण जा चुकी है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने आज से रात के कर्फ्यू की घोषणा की है। ये कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये फैसला 30 अप्रैल तक के लिए लागू होगा। पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी तक कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाने संबंधी किसी संभावना पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन एक दिन पहले ही सरकार ने 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 30% बेड आरक्षित करने को कहा है। ईरान परमाणु समझौते को लेकर आज वियना में अहम वार्ता शुरू हो रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान की ओर से कहा गया था कि वो परमाणु समझौते पर फिर से बात करने को तैयार हैं। बता दें, साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया था और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लानी शुरू कर दी थी, लेकिन जो बाइडेन ने सत्ता में आते ही कहा था कि उनकी प्राथमिकता परमाणु समझौते पर वापस लौटना है। वहीं ईरान को उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाने के एवज में उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐसे विधेयक पर दस्तखत किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की ताकत देता है। पुतिन का अभी लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ये 2024 में खत्म होना है। इस विधेयक पर दस्तखत होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पद पर 2 और कार्यकाल तक बने रहने की अनुमति मिल गई है। यदि ऐसा होता है तो वे जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे, जो पीटर द ग्रेट के बाद सबसे लंबे वक्त तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। पुतिन अब तक 4 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।